बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शमसुल। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का एज़ पर इंडिकेट सिलेबस। इंडिकेट सिलेबस में हमारे पास ये 3 टॉपिक है। पेजेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी थ्रू रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऑलरेडी हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं और वेव्स चैप्टर में भी इसको पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अब यहाँ पर बेसिक में याद रखें कि वोल्टेज हमारे पास डायरेक्ट करंट में हमारे पास कांस्टेंट होता है। जब हम लोग डीसी या सिल यूज़ करते हैं और इसको बल्ब से कनेक्ट करते हैं, अगर लेट सपोज 12 वोल्ट बैटरी है, सिल है, तो ये 12 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज रहेगा और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और करंट का डायरेक्शन दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम रहेंगे और ये बल्ब ऑन होगा जब तक ये सेल खाली ना हो जाए। इसके अपोजिट पर अगर हम लोग वोल्टेज को, एसी को देख ले, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज पहले हमारे पास इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज, ज़ीरो बन जाता है, फिर दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव और फिर हमारे पास अगेन ज़ीरो बन जाता है। तो वो इसको हम अल्टरनेटिंग बोलते हैं, यानी अल्टर होगा। अल्टर मीन कि चेंज होगा। अल्टर का मतलब क्या है? अल्टर का मतलब है चेंज। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज होता है, पहले पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल, और मैग्नीट्यूड तो हर पॉइंट पर है वो हमारे पास चेंज होता है। सो अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है हर एक पॉइंट पर चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, अगर हम लोग एसी सोर्स के बारे में बात कर ले और इसको बल्ब से कनेक्ट कर ले, तो क्या होगा हमारे पास एसी सोर्स में? एसी सोर्स में हमारे पास एक साइकिल बार बार रिपीट होता है। ये एक साइड पॉजिटिव फिर नेगेटिव की तरह एक करते हैं, जबकि ये बल्ब पहले 0 वोल्टेज था, फिर वोल्टेज बन गया 10 मैक्सिमम, फिर 0 बन गया। सो हमारे पास ग्राफ इस तरह आएगा। अब साइकिल की दूसरी हाफ में ये साइड पॉजिटिव बन जाता है, ये नेगेटिव, और हमारे पास इस तरह बल्ब ऑन रहता है और साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव साइकिल, क्योंकि इसमें पोलरिटी हमारे पास इनिशियल की अपोजिट हो गई। तो ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अब यहाँ पर ही एक वैल्यू है जो आप लोगों ने याद रखनी है कि पाकिस्तान में इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 50 हर्ट्ज है। यानी पाकिस्तान में ये एक साइकिल जो है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास एक साइकिल बन गया। तो पाकिस्तान की जो बिजली की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 50 है। यानी इस तरह की साइकिल जो है, ये साइकिल, ये हमारे पास, इसको अगर हम जूम कर ले तो ये एक पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल बन गया। इस तरह पाकिस्तान में जो है पोलरिटी हमारे पास 100 टाइम चेंज होती है। यानी फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान की क्या है, 50 है। एक सेकंड में 50 पॉजिटिव और 50 नेगेटिव साइकिल जो है ये कंप्लीट होती है। तो पाकिस्तानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 50 हर्ट्ज। ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, सही है। इसके अलावा ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव जो हो गया और ये एक नेगेटिव जो हो गया, ये हमारे पास एक साइकिल है। अब एक साइकिल में एक पॉजिटिव होता है और एक हमारे पास नेगेटिव होता है, और एक साइकिल में ये जो वैल्यू है मैक्सिमम, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमम के साथ इसको हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं। सो एक इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक इसकी नेगेटिव, सही है। तो ये नेगेटिव पीक वैल्यू हो गई। लेकिन दूसरी हमारे पास दोनों पीक वैल्यू है, ये प्लस माइनस जस्ट डायरेक्शन शो करते हैं, इसमें कोई और चेंज वगैरह नहीं है। तो एक साइकिल में अगर साइकिल हमारे पास एक है तो पीक वैल्यू हमारे पास कितनी होंगी, 2 पीक वैल्यू अचीव होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि पाकिस्तानी फ्रीक्वेंसी में पाकिस्तान की बिजली एक साइकिल में कितनी दफ़ा पॉजिटिव नेगेटिव गेन करती है, तो इसमें 50 साइकिल्स होते हैं। 50 साइकिल मीन कि ये पीक वैल्यू कितनी टाइम अचीव करती है, तो 100 टाइम जो है ये अचीव करती है। अब यहाँ पर आप लोग एक और लगते हैं कि अगर 0 से मैक्सिमम पर पहुँचेगा तो ये जो टाइम लेता है, दिस इज इक्वल टू T/4। ये टाइम हमारे पास कितना है, इसमें जो टाइम लगेगा इसको हम बोलते हैं T/4। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, लेट सपोज ये हमारे पास एक साइकिल है,
सही है, ये एक साइकिल हो गया, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। अब इस साइकिल को आप लोग देख ले, एक साइकिल जितना टाइम लेता है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। सो एक पॉजिटिव साइकिल बन गया, एक नेगेटिव। सो एक पॉजिटिव साइकिल कितना टाइम लेता है, t/2। एक नेगेटिव साइकिल कितना टाइम लेता है, दिस इज आल्सो इज इक्वल टू t/2। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचने में ये कितना टाइम लेगा, ये हमारे पास टाइम लेगा t/4। तो ये हमारे पास वेव की 4 हिस्से हो गए। ये आप लोग देख लें, ये एक वेव बन गया। तो वेव यहाँ से लेकर 1 2 3 4 पार्ट 1 2 3 4। सो वेव जो है जीरो से पीक तक पहुंचने में जो टाइम लेता है वो हमारे पास है t/4। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पर एक और वैल्यू है, अगर फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान के बराबर है 50 हर्ट्ज, सही है, तो पाकिस्तान का टाइम पीरियड कितना होगा, एक साइकिल कितना टाइम लेगा। सो ये इक्वेशन याद रखिए, वही वेव वाला है, t इज इक्वल टू 1/f, यानी t बराबर हो जाएगी 1/50। ये आप लोग जो है याद कर ले, सही है। पाकिस्तान की बिजली का जो एक साइकिल का टाइम पीरियड है वो हमारे पास कितना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल एज, ये हमारे पास है 1/50। 1/50 को साल कर ले 0.1010 आएगा। अब एक और जीरो लगाएंगे तो एक जीरो ऊपर जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 100। इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन साइकिल इज 0.02, ये इतना सेकंड है। अब अगर पेपर में आ जाए कि टाइम टेकन टू रीच टू पीक, टू रीच टू व्हाट, टू रीच टू पीक वैल्यू, ये हमारे पास कितना होगा। तो याद रखिए ये टाइम टू पीक हमारे पास बराबर है t/4। सो पाकिस्तानी फ्रीक्वेंसी का टाइम कितना है 0.002, 0.002 डिवाइड बाय 4, सही है। अगर इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऊपर में एक और जीरो लिख लूँ कोई डिफरेंट नहीं, फर्क नहीं पड़ता। सो 0.00 और 4 पंजे 20, तो हमारे पास तकरीबन ये आंसर आएगा। ये हमारे पास टाइम टू रीच टू द टॉप है, सही है। इसको आप लोग नोट कर लें। अगर ये ऑप्शन में हो ठीक, अगर नहीं हो तो इस तरह लिख लें, f इज इक्वल टू 50 है, टाइम पीरियड बन जाएगा 1/50 और 1/50 को टाइम टू रीच टू द पीक मालूम करना है। तो इस 1/50 को दूसरी दफ़ा 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/50 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 200। सो 1/200 आंसर होगा। इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, सही है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सो 1/200 भी सही है और ये 0.005 भी सही है। अब यहाँ पर आप लोग एक और पॉइंट भी नोट कर ले, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक का। जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर वेव में, तो यहाँ पर आप लोग देख ले कि अगर ये हमारे पास एक साइकिल है जो वेव पाथ SHM या दूसरे सिंपल पेंडुलम के लिए हम लोगों ने ड्रा किया था, हमने कहा था कि इस एक वेव में हमारे पास कितने एंगल होते हैं, इसमें 360 डिग्री होती है। ये हो गया 360 डिग्री। अब इस 360 डिग्री को हम 2π रेडियन भी बोलते हैं। यहाँ पर ये हो गया 180, यहाँ पर एंगल हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल हो गया 270 डिग्री। अब पेपर में आता है कि किस पेज एंगल पर ये नेगेटिव पीक अचीव करेगा या पॉजिटिव पीक या जीरो कब होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि 360 डिग्री अगर बराबर है 2π रेडियन की, तो 180 किस चीज़ के बराबर होगी, 360 डिवाइड बाई 2 180, 2π को भी डिवाइड करेंगे पाई। सो पाई पर क्या होता है, वैल्यू 0 होती है।
2 पाई पे वैल्यू 0, 0 पर 0। इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर ले, नहीं 90 बन जाएगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 एंगल पर हमारे पास वैल्यू ए सी की क्या होगी, ए सी की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होगी। 90 को 3 से मल्टीप्लाई दे दे, मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये 270 बन जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई दे दे तो 3 पाई बाई 2, यानी 270 या 3 पाई बाई 2 सेम है। तो 3 पाई बाई 2 पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम होगी। तो ये पेपर में आता है, ये स्टेटमेंट आप लोग याद रख लें। द पेज ए नेगेटिव पीक ऑफ एसी वोल्टेज इज 3 पाई बाई 2। पॉजिटिव के लिए क्या होगी, पाई बाई 2। अब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। कितने टाइम में कितने साइकिल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो पाकिस्तानी फ्रीक्वेंसी जो है 50 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई 50 हर्ट्ज, सही है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले एसी टर्मिनोलॉजीज। एसी टर्मिनोलॉजी में अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एक एमसीक्यू याद से कन्फर्म है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देख ले तो एसी की वैल्यू पहले हमारे पास इंक्रीज होती है, एक पीरियड डिक्रीज, फिर दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज पीरियड डिक्रीज। अब यहाँ पर आप लोग अगर हम देख ले तो यहाँ पर करंट की वैल्यू है मैक्सिमम। लेट सपोज ये वैल्यू हमारे पास है मैक्सिमम, यहाँ पर वैल्यू थी 0। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है हमारे पास तो ये वैल्यू 0 से मैक्सिमम पर चली जाती है। लेकिन अगर आप लोग के कि t/4 की बजाय t/8 पर, यहाँ पर इस टाइम पीरियड को हम लोग अगर 8 हिस्सों में तकसीम कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर t/8 पर करंट की वैल्यू क्या है, ये करंट की वैल्यू आप लोग फाइंड कर ले। सो टू फाइंड द करंट वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, इसकी वैल्यू को हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। सो हर पॉइंट पर करंट और वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती है। इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, सो इसके लिए ये इक्वेशन आप लोग नोट कर ले। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर आई नॉट जो है ये मैक्सिमम करंट है, यहाँ पर वी नॉट भी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर ओमेगा हमारे पास बराबर है 2 पाई एफ। और ये टाइम जो है एट एनी इंस्टेंट, जिस वैल्यू पर टाइम पर आप लोगों ने करंट फाइंड करना है वो टाइम वैल्यू यहाँ पर लिख ले, वो करंट आप लोगों के पास आ जाएगा, सही है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को कहे कि टी टाइम जो है t/8 पर आप लोग करंट की वैल्यू जो है फाइंड कर ले। अगर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 100 है तो यहाँ पर अगेन ग्राफ पर आ जाइए। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू 100 है तो ये वैल्यू क्या होगी, ये तकरीबन 60-70 के करीब आएगी, 50 और 70 के बीच। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है, वी नो दैट I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पर वैल्यूज लिख ले, मैक्सिमम करंट कितना है 100, साइन ओमेगा की वैल्यू नहीं है, ओमेगा की वैल्यू की बजाय आप लोग लिख ले 2 पाई एफ, और अगेन टी हमारे पास क्या है t/8। अब यहाँ पर आप लोग देख ले I इज इक्वल टू 100 साइन, यहाँ पर 2 पाई है लेकिन फ्रीक्वेंसी अब नहीं है, तो इस फ्रीक्वेंसी के बजाय आप लोग लिख ले 1/t। चूंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की उल्टा है इसलिए हम ये लिख सकते हैं। ये इक्वेशन यहाँ तक देख ले। इसके आगे देख ले, ये टी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा साइन 2 4 8, हमारे पास आ गया 100 इंटू साइन π/4। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि साइन π/4 किस चीज़ के बराबर है, 2 पाई 360, पाई 180, π/2 90 के बराबर है। सो π/4 इज इक्वल टू 45। एक दफ़ा और डिवाइड कर ले, सो 100 और साइन 45, साइन 45 चूँकि बराबर है 0.707, तो 0.707 इज इक्वल टू 70 एम्पेयर। सो एट t/8 हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आ गई 70 एम्पेयर। सो इस इक्वेशन से हम किसी भी टाइम जो है I जो है फाइंड कर सकते हैं।
अब यहाँ पर एमसीक्यूज को देख ले, एक ख़ास तरीके की एमसीक्यूज हमारे पास एंट्री टेस्ट में आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ इस फार्मूले को याद रखना है। इस फार्मूले से आप लोग के सारे एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। ये फार्मूला करंट के लिए ओमेगा लिख ले, ओमेगा के बजाय 2 पाई एफ और फ्रीक्वेंसी के बजाय टाइम लिख ले। इसी तरह V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा के बजाय 2 पाई एफ और फ्रीक्वेंसी के बजाय डिवीजन में टी लिखे। ये डिफरेंट फॉर्म्स आप लोग याद रखें। इक्वेशन एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट को देख ले। एन अल्टरनेटिंग करंट इन एम्पेयर वेरीज विद टाइम t इज I इज इक्वल टू 4 साइन द, आप लोग द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट फाइंड कर ले। सो इक्वेशन गिवन होगा, इक्वेशन को आप लोगों ने इन इक्वेशन से कंपेयर करना है। यहाँ पर लिखा है साइन, इस इक्वेशन के साथ आप लोग इसको कंपेयर कर ले। तो यहाँ पर देख ले I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, और गिवन इक्वेशन क्या है, वो है I इज इक्वल टू 4 साइन 200 पाई और टी। तो यहाँ पर देख ले आई नॉट की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पर देख ले एमसीक्यूज में गिवन नहीं है, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या है, तो वो हमारे पास 4 हो गई। क्वेश्चन में पूछा है फ्रीक्वेंसी के बारे में। सो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 200 पाई है और ऊपर क्या है 2 पाई एफ, यानी 2 पाई एफ जो है ये बराबर है 200 पाई। तो इसको आप लोग सॉल्व कर ले, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 200, इस 2 को जो है दूसरी साइड पर शिफ्ट कर ले, 200 जार, तो ये हमारे पास आ गया 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए। दोबारा देख ले दूसरी क्वेश्चन को। इक्वेशन ये है, आप लोग जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ले। सो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है हमारे पास। गिवन में V इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। तो अगेन यहाँ पर ओमेगा की बजाय क्या है, ओमेगा की बजाय है 100 पाई, यानी ओमेगा जो 2 पाई एफ के बराबर है उसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 100 पाई। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2, 250 आर 100, 50 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज का आंसर करेक्ट सी ऑप्शन आ गया। तो इस तरह की एमसीक्यूज जितनी भी आ जाए आप लोगों ने जस्ट इक्वेशन से कंपेयर करना है। यहाँ पर देख ले पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम की वैल्यू क्या है 50। यहाँ पर देख ले a current is represented by the which one of the following current represented by alternating current is half the amplitude and double the frequency। ये इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा जो बराबर है 2 पाई एफ का। अब इस एक इक्वेशन आप लोग सेलेक्ट करें जिसमें एम्पलीट्यूड हाफ हो, तो यहाँ पर आई नॉट डिवाइड बाई 2 लिख ले, और फ्रीक्वेंसी क्या हो डबल, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को डबल कर ले, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। दोबारा हमारे पास वही इक्वेशन दोबारा आ गया। तो वही इक्वेशन आप लोग जो है सेलेक्ट कर ले। वो इक्वेशन नहीं है तो ये वाला इक्वेशन जो ऑप्शन में सेलेक्ट कर ले जिसमें ये 2 लिखा है, सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन ना हो, ये ऑप्शन गिवन हो, तो दोबारा आप लोग सेम ऑप्शन भी मार्क कर सकते हैं, सही है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा यही चीज आ जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, ये साइन वेव फॉर्म, अगर आप लोग साइन और कास में से साइन का ग्राफ देख ले तो वो हमारे पास ऐसा था। तो साइन वेव फॉर्म वाला हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट है, इस तरह की करंट के ग्राफ भी हमारे पास पॉसिबल, लेकिन हम लोग साइन वेव फॉर्म यूज करते हैं। इसके वाई साइन वेव फॉर्म, तो ये 3 बातें आप लोगों ने याद रखना है। एट काज लीस्ट डिस्टर्बेंस, ये हमारे पास स्मूथ है, ये देख ले डायरेक्ट इंक्रीज डायरेक्ट डिक्रीज, ये स्मूथली इंक्रीज फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। और जब कैपेसिटर, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर, अगर वोल्टेज हमारे पास साइनोसाइडल हो तो करंट भी हमारे पास क्या होगा साइनोसाइडल होगा, सही है। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब यहां पर आप लोग देख लें, अगर हम लोग हिसाब किताब करते हैं वैल्यू किसी चीज की तो हम लोग मोस्टली एवरेज वैल्यू लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग साइकिल को देख ले एसी में करंट और वोल्टेज को, तो एक पॉजिटिव साइकिल होता है एक नेगेटिव। पॉजिटिव में अगर 100 पर चला जाता है तो नेगेटिव पर -100 में। सो अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड कर ले, एक है +100 दूसरा है -100,
और 2 से डिवाइड कर ले, सो 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ये हमारे पास 0 आती है, इसको आप लोग नोट कर लें। सही है, तो हम लोग एवरेज वैल्यूज यूज नहीं कर सकते। ईटा में आता है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज, तो ये आप लोगों ने 0 याद रखना है। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज, दैट इज अ पीक वैल्यू ऑफ 15 वोल्ट। 15 ये वैल्यू आप लोग को डिस्टर्बेंस की देती है, 15 वोल्ट की जरूरत है ही नहीं, ये 15 दे रहे 50 दे रहे, वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी 0। इन केस ऑफ एसी द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 0, एवरेज वैल्यू क्या है 0। एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगी, अगर वोल्टेज गिवन हो तब भी हमारे पास क्या होगी 0। ये अंडर द रूट 2 ये कब होंगी, ये हमारे पास आरएमएस में होंगी, उसको डिस्कस करते हैं। एक और वैल्यू है, अगर एवरेज 0 है तो हम हिसाब किताब किस चीज में करते हैं, हम आरएमएस में करते हैं। आरएमएस क्या है, द आरएमएस आर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट स्टेडी करंट which when flowing through resistor produce the same amount of heat produced by alternating current when flowing through the same resistance for the same time। यहाँ पर आप लोग ये अल्टरनेटिंग नहीं है, ये डायरेक्ट है। अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है तो यहाँ पर डीसी और यहाँ पर हमें एसी, आरएमएस वैल्यू हमारे पास वो वैल्यू है जो हम इस रेजिस्टर को दे दे तो हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा जो ये डीसी प्रोड्यूस कर रहा है। सही है, उसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू की इक्वेशन जस्ट आप लोगों ने याद रखनी है। आई आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू को अंडर द रूट 2 से डिवाइड करेंगे। द रिलेशन बिटवीन आरएमएस एंड मैक्सिमम वैल्यू इज डैश आई आरएमएस इज इक्वल टू आई एम डिवाइड बाय अंडर रूट 2। अंडर द रूट 2 अगर गिवन है तो ठीक याद रखिए, अंडर द रूट 2 बराबर है 1.4 या आई आरएमएस 1 डिवाइड बाय 1.4 से 0.707 आता है। एक और इक्वेशन भी पॉसिबल है इसका, फोर्थ इक्वेशन, वो क्या है वो आप लोगों ने याद रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर आप लोग देख ले वो क्या है हमारे पास, इसको आप लोग देख ले, ये आई आर एम एस हो गया, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम डिवाइड बाई अंडर द रूट 2, ये इक्वेशन तो सही है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम डिवाइड बाई 1/4, फिर आई आर एम एस 1 डिवाइड बाई 1/4 से आएगा 0.707 आई एम, तीनों इक्वेशन सही। अब यहां पर अगर आप लोग देख ले आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम डिवाइड बाई अंडर द रूट 2, क्या मैं करता हूं इस इक्वेशन को अंडर द रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो ऊपर आएगा अंडर द रूट 2 आई एम डिवाइड बाई अंडर द रूट 2, नीचे डिवीजन में 2 है तो ये मैं स्क्वायर कर लूंगा, अंडर द रूट 2 आई एम डिवाइड बाई इसका स्क्वायर हो गया कैंसिल तो ये आ गया। सो आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई 2 आई एम, ये इक्वेशन भी हमारे पास सही है। सही है, इसी तरह इसकी आई एम की लेरी अरेंज कर ले तो 2 को यहाँ पर शिफ्ट कर ले, 2 आई आर एम एस डिवाइड बाई अंडर द रूट 2, ये सही होगा। या से आई एम को अरेंज कर ले तो अंडर द रूट 2 आई आर एम एस, तो ये हमारे पास आई आर एम एस की इक्वेशन। इससे एमसीक्यू सिर्फ इक्वेशन से आते हैं। यहां पर देख लें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अ करंट इज गिवन बाय डैश, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन इज गिवन बाय, ये इक्वेशन की वैल्यू है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, तो आप लोग आरएमएस का इक्वेशन लिख ले, वो बराबर है आई एम डिवाइड बाय अंडर द रूट 2, लेकिन यहाँ पर आई एम गिवन नहीं है तो आई एम आप लोग जो है पॉइंट कर ले, कहाँ से पॉइंट करेंगे 1.2, ये हमारे पास इक्वेशन है। आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो आई एम की बजाय वैल्यू क्यों कौन सी है अंडर द रूट 2, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और अंडर द रूट 2 से डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 एम्पेयर, ये आरएमएस की वैल्यू हो गई। सही है, यहाँ पर आई एम गिवन नहीं है, इस इक्वेशन से आप लोगों ने फाइंड करना है। यहाँ पर दोबारा आरएमएस वैल्यू फाइंड कर ले, सो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पर आई एम की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये आप लोग नोट कर ले। आप लोगों ने आई एम की वैल्यू इक्वेशन से निकालनी है, यहाँ पर भी इस इक्वेशन से, यहाँ पर भी इस इक्वेशन से आप लोगों ने निकालनी है। तो यहाँ पर 4 है, सो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम डिवाइड बाई अंडर द रूट 2, यहाँ पर 4 है और अंडर द रूट 2, तो 4 अंडर द रूट 2। सही है,
अगर दोनों साइड को हम स्क्वायर कर ले, लेट सपोज, ज़रूरत नहीं है खैर, या इस तरह कर ले 4 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2, अंडर द रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तो अंडर द रूट 2 इंटू 4 आएगा, और अंडर द रूट 2 स्क्वायर ये हमारे पास आएगा 4 अंडर द रूट 2 और नीचे 2, 2 2 आर 4, सो 2 अंडर द रूट 2। ये ऑप्शन भी पॉसिबल है। अगर ई ऑप्शन गिवन हो तो ये भी सही होगा। सही है। द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज डैश, तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है, VM ये अंडर द रूट 2 V डिवाइड बाई 1.4 या 0.707 VM, ये है हमारे पास। अब पेज एक टर्म है पेजर, हम लोग यूज करते हैं पेज वेक्टर के लिए शॉर्ट फॉर्म में। अब पेज हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या हो, दो फिजिकल क्वांटिटीज हो जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो लेकिन इनका 0 पॉइंट डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे कि दे आर इन फेज डिफरेंस। अगर हमारे पास यहाँ पर देख ले, लेट सपोज ये है, अगर हमारे पास दो वेव्स है, दोनों जीरो से स्टार्ट होते हैं, एक भी मैक्सिमम पर पहुंच गया, दूसरा भी, फिर दोनों जीरो पर आ गए, फिर दोनों मैक्सिमम पर, फिर जीरो पर, सो हम कहेंगे कि ये दोनों हमारे पास क्या है, इन फेज में। लेकिन अगर हमारे पास लेट सपोज इस तरह आ जाए, ये एक वेव था और ये दूसरा वेव जो है इस तरह है। अब यहां पर आप लोग देख ले, ये एक दोबारा ड्रा कर देता हूं क्लियर, यहाँ पर ये वेव हो गया, ये हमारे पास वेव हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख ले 1, यहाँ पर मैक्सिमम 0, पॉजिटिव मैक्सिमम 0, एक दूसरा वेव ड्रा कर ले, तो यहाँ पर देख ले, अगर एक वेव 0 है तो दूसरा वेव मैक्सिमम पर है, अगर ये पे अब 0 हो गया तो ये दूसरा नेगेटिव मैक्सिमम हो गया, फिर ये एक मैक्सिमम दूसरा 0, एक 0 दूसरा मैक्सिमम, सो हम कहेंगे कि दे आर आउट ऑफ पेज, ये हमारे पास पेज में नहीं है। सो ये दो टर्म हम लोग यूज करते हैं, इन पेज इन आउट ऑफ पेज। ये इन पेज होगा, बाकी जितने भी वेव होंगे 0 पॉइंट डिफरेंट होगा तो ये हमारे पास आउट ऑफ पेज होंगे। सही है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, इसमें एक क्वांटिटी है, एक इसको हम बोलते हैं लीड, एक क्वांटिटी है लेग। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, अगर हमारे पास 0 पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे कि इसका पेज, इसका डिफरेंस हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, और जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐड करेंगे। सही है। और इस ये जो क्वांटिटी होगी ये हमारे पास लीडिंग हो। यहाँ पर आप लोग देख ले, ये 0 इसकी वैल्यू है, अगर हम इसको टाइम जब 0 हो उसको हम फाइंड करेंगे, इसको हम एक्सट्रापोलेट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव पर। टाइम जब 0 था तो इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, सो हम कहेंगे कि इसका पेस क्या है, नेगेटिव है, और इसको जो है हम ये जो डिफरेंस है ये हम इस ओमेगा टी से जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर ग्राफ को आप लोग देख लें तो ये दो ग्राफ से, एक ये ग्रीन ग्राफ जो है ये करंट का है। करंट जब वैल्यू टाइम 0 था हमारे पास तो इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। सो इसका इक्वेशन हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर वोल्टेज को देख ले, वोल्टेज पर जब टाइम 0 था तो इसकी वैल्यू ये हमारे पास एक पॉजिटिव इसकी वैल्यू थी, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस करंट से आगे है। आगे क्यों है, क्योंकि जल्दी जो है पीक वैल्यू पर, इस वैल्यू पर जो है ये जो है टॉप पर पहुंच गया है, पीक को पहुंच गया। कुछ टाइम बाद जो है ये करंट पीक पर पहुंच जाता है, तो जो वैल्यू आप लोग कहेंगे कि करंट आ गया है, लेकिन हम मैं कहूँगा वोल्टेज आ गया है, क्योंकि वोल्टेज पीक को जो है जल्दी पहुंच गया है। तो ये आप लोग इसको नोट कर लें। अब ये जितना एंगल इसने कवर किया है, जितना एंगल मैं प्रोवाइड कर लूँ कि 0 पर आ जाए, ये डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के साथ ये वोल्टेज हमारे पास क्या है, आगे। यहाँ पर नेक्स्ट में देख ले, अब ये करंट जो है टॉप पर पहुंच गया, लेकिन वोल्टेज उस वक्त जो है टॉप पर नहीं गया, उस वक्त वोल्टेज जो है 0 है, तो यानी करंट टॉप पर पहुंच गया, सो ये करंट हमारे पास आगे है, दिस इज लीडिंग।
ये वोल्टेज पीछे रह गया, दिस इज लेग। अब कितना पीछे है इसको हम लेंगे इस तरह, यहाँ पर देख ले ये नेगेटिव में पहुंच गया और जीरो से नेगेटिव में पहुंचने में तकरीबन 90 डिग्री लगता है, तो ये हमारे पास इतना एंगल जो है ये पीछे है और इस वोल्टेज के एंगल से हम इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही है, तो ये वोल्टेज का इक्वेशन हो गया, ये करंट का। अब यहां पर आप लोग देख ले कि ये दो बातें और हैं। पावर हमारे पास बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये आप लोग याद रख ले। लेकिन यहाँ पर एक और बात आप लोग नोट कर ले जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस नहीं की है, वो है पॉजिटिव नेगेटिव पावर। अगर पावर हमारे पास सोर्स से लोड पर जा रही है तो इन द पावर मूव फ्रॉम सोर्स टू लोड, तब हमारे पास पावर पॉजिटिव होगा। और अगर पावर जो है लोड से सोर्स में आ रहा है तब पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। एमसीक्यूज के लिए ये दो पॉइंट्स याद रखें। और अगर किसी इक्वेशन से फाइंड करना है तो P इज इक्वल टू वी आई, और ये हम लोगों ने करंट चैप्टर में डिस्कस किया है। V के बजाय आई आर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, आई आर इन टू आई स्क्वेयर आर, ये P का एक और इक्वेशन बन गया। या P इज इक्वल टू आई वी, वी बराबर है आई आर, या आई बराबर है वी डिवाइड बाई आर। सो हम इस तरह भी लिख सकते हैं वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। सो ये सारी पावर की इक्वेशन है, ये आप लोग यूज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर देख ले आप लोग फाइंड कर ले पावर, करंट की वैल्यू गिवन है और रेजिस्टर की वैल्यू गिवन है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर से आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। यहाँ पर मिली की वैल्यू लिखेंगे 8/2 को, नैनो माइक्रो मिली 18 15 12 9 6 3, किलो के बजाय आप लोग 1000 लिखेंगे, आंसर सी आए। अब यहाँ पर आप लोग दो चीजें और नोट कर लें कि एक सर्किट में हम रेजिस्टर लगाते हैं तो ये जितना अपोजिशन अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टर जितना अपोजिशन अप्लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब अगर एक सर्किट में हम लोगों ने कॉइल को लगाया है, इस कॉइल को हम लोग इंडक्टर बोलते हैं या कैपेसिटर लगा ले, तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उस रेजिस्टेंस को, उस अपोजिशन को हम लोग एम्पीडेंस बोलते हैं। द एम्पीडेंस इज द अपोजिशन प्रोवाइड। लेकिन ये किस सर्किट में होंगे, ये हमारे पास एसी में होंगे। ये दोनों भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, एक भी कनेक्ट कर सकते हैं, सही है। तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पीडेंस। ये सिंपल टर्म है। रेजिस्टेंस हम अपोजिशन को बोलते हैं लेकिन डीसी के लिए, और सिंपल एम्पीडेंस हम लोग यूज करते हैं एसी के लिए। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, एम्पीडेंस को जेड से। रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास ओम है, एम्पीडेंस का यूनिट भी हमारे पास क्या है, ओम। अब इंडक्टर जो रेजिस्टेंस अपोजिट प्रोवाइड करता है इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर जो अपोजिशन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर दो एमसीक्यूज है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। यहाँ पर आप लोग देख ले, ये हमारे पास इंडक्टर हो गया, इंडक्टर, ये हमारे पास कैपेसिटर हो गया। अब इसके ये जो अपोजिशन अपर करता है इसको हम बोलते हैं एक्सएल, इसकी अपोजिशन को हम बोलते हैं एक्ससी, इंडक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर जो अपोजिशन अप्लाई करता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। एक्स एल का इक्वेशन बराबर है ओमेगा एल, एक्स सी का इक्वेशन बराबर है 1/ओमेगा सी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा के बजाय लिख ले 2 पाई एफ एन, यहाँ पर एक्स सी के बजाय आप लोग लिख ले 1/2 पाई एफ सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर आप लोगों को कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज की वजह से क्या होगा, तो एक्स एल बराबर है 2 पाई एफ एल, यानी एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को।
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, एक्स एल इंक्रीज होगी। इंडक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। एक्स सी बराबर है 1/2π/fc, यानी एक्स सी जो है अब फ्रीक्वेंसी को क्या है, इनवर्स। अब फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो एक्स सी हमारे पास डिक्रीज होगी। तो ये दोनों एमसीक्यूज आप लोग याद रखें। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज की वजह से क्या होगा, एक्सएल इंक्रीज होगा, तो ये एक्सएल इंक्रीज होगा। एक्स सी क्या होगा, एक्स सी डिक्रीज होगा। सो ये आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट भी आप लोग नोट कर ले, वो रिलेटेड है किस चीज से, वो रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से। अब एसी में तो फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान की 50, लेकिन डीसी में फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास वो साइकिल कंप्लीट नहीं करता, वो हमारे पास 0 होती है। सो डीसी के लिए इंडक्टिव रेजिस्टेंस किस चीज़ के बराबर होगी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो एक्स एल इज इक्वल टू 2πfl। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डीसी के लिए 0 है, तो एक्स एल बन जाएगा 2π0l। तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस पर डीसी इज डैश, द इंडक्टिव रिएक्टेंस पर डीसी इज 0। आप लोगों ने 0 मार्क करना है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा पर डीसी, सो डीसी के लिए एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πfc। अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास डीसी के लिए तो वैसी भी 0 होती है, सो एक्स सी बन जाएगा 1/2π0c। एक्स सी इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू n फाइनाइट। तो डीसी जो है, अगर हम लोग एक्स सी कैपेसिटर जो है डीसी के साथ कनेक्ट कर लें, तो इसका जो एक्स सी है, जो एम्पिडेंस है, जो रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू n फाइनाइट है। दैट्स वाई ये आप लोग याद रखें कि कैपेसिटर जो है डोंट अलाउ डीसी, इसको हम डीसी में यूज़ नहीं कर सकते, इससे डीसी करंट पास नहीं हो सकता। ये आप लोगों ने याद रखना है, सही है। ईटा 2011 के एमसीक्यूज है कि द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ सर्किट इंक्रीज, कैपेसिटिव रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स सी 1/ωc 1/2πfc। इसको हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, सो ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर लें। ये एक्स और फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी को कम कर लें तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज। अगर यहाँ पर इंडक्टिव की बजाय कैपेसिटिव आ जाए तो फिर ऑप्शन ए होगा, अगर इंडक्टिव की बात आ जाए, सही है। इंडक्टिव में क्यों, क्योंकि एक्स एल इज इक्वल टू 2πfl, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एक्स एल ज़्यादा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख ले, अगर ईटा में आ जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एमसीक्यू। एक और पॉइंट है हमारे पास, अगर एक सर्किट है उसका रेजिस्टेंस और एम्पिडेंस का अगर हम लोग रेशियो निकाल लें, इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। या सिंपल आप लोगों ने याद रखना है कि पावर फैक्टर इज कास थीटा। पावर फैक्टर क्या है, ये हमारे पास सिंपल है, दिस इज द कास थीटा। लेकिन थीटा किस चीज़ का होगा, एंगल, ये एंगल है, और ये एंगल होगा किस चीज़ का, लीड और लेग क्वांटिटी के बीच जो एंगल होगा उसके बीच। अब ये क्या होता है, यहाँ पर देख लें कि रेजिस्टर में हमारे पास जब करंट पास होता है तो वहाँ से वोल्टेज भी पास होता है, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि एंगल 0 है। जबकि इंडक्टर में हमारे पास इस तरह नहीं होता, इंडक्टर में हमारे पास जो है वोल्टेज आगे चला जाता है और करंट हमारे पास रह जाता है, और इन दोनों के बीच एंगल होता है 90 डिग्री, सही है। अब कैपेसिटर में हमारे पास करंट आगे जाता है और वोल्टेज हमारे पास जो है पीछे रह जाता है, और इन दोनों का फर्क कितना होता है, 90 डिग्री। सो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि पावर फैक्टर आप लोग फाइंड कर ले रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस में एंगल क्या है, 0 डिग्री, साइन 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो द पावर फैक्टर पर रेजिस्टर इज 1। इंडक्टर के लिए क्या है, cos 90, cos 90 ऑप्शन में हो ठीक, या cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये मार्क करें। पर कैपेसिटिव द पावर फैक्टर इज डैश, यहाँ पर भी अगेन cos 90 आएगा, सो cos 90 इज इक्वल टू 0। ये तीन चीज़ें आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
AC थ्रू इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। एमडीकेट में ये टॉपिक इंक्लूड है, इसको मैंने 3 स्लाइड में कवर किया है। अब यहाँ पर देख ले, ये रजिस्टर है हमारे पास। करंट का जो इक्वेशन होगा I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज का भी वही इक्वेशन होगा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट किस तरह फाइंड करेंगे? सो I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, ओम लॉ से। फेज डिफरेंस, यहाँ पर अगर करंट पास हो रहा है तो वोल्टेज भी पास हो रहा है। एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज जीरो। यहाँ पर हमारे पास लीडिंग और लेगिंग क्वांटिटी नहीं है। पावर फैक्टर क्या होगा? एंगल जीरो है तो cos थीटा यानी cos जीरो इज इक्वल टू 1। द पावर फैक्टर पर रजिस्टर इज 1। पावर किस तरह फाइंड करेंगे? P इज इक्वल टू वी आई, और वी आर एम एस आई आर एम एस की वैल्यू आप लोग लिखेंगे। अब वी आर एम एस आई आर एम एस से ये किस तरह आता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये इक्वेशन भी सही है। सो द इक्वेशन फॉर पावर इज डैश, सो ये आप लोगों ने लिखना है। पावर जब अभी हम लोग फाइंड करेंगे तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ आई एंड वी, लेकिन एसी में हम लोग आरएमएस वैल्यू कंसीडर करते हैं। ये फार्मूला होगा ठीक। अदरवाइज अगर ये फार्मूला नहीं है तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम डिवाइड बाई अंडर द रूट टू, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई अंडर द रूट टू। ये फार्मूला भी सही है। अगर ये फार्मूला ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में ये आ सकता है, P इज इक्वल टू आई एम वी एम, नीचे अंडर द रूट टू दो है हमारे पास, सो इसको हम स्क्वायर ले सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। P इज इक्वल टू आई एम वी एम डिवाइड बाई टू। सो ये आप लोग देख लें। अगर ऑप्शन में आए कि पावर, हमारे पास पावर का फार्मूला क्या है, तो ये 2 और आई आर एम एस आई एम सारी वी एम डिवाइड बाई अंडर द रूट टू, या P इज इक्वल टू आई एम वी एम, तो आप लोगों ने ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। सही है। टाइम डिफरेंस मीन जो पेज डिफरेंस है उसको ये कितने टाइम में अचीव करता है, उसका टाइम। तो यहाँ पर पेज डिफरेंस नहीं है तो टाइम डिफरेंस भी नहीं है। सो 1 2 3 4 5 6 ये 7। फेजर डायग्राम मीन करंट और वोल्टेज का डायग्राम। तो करंट पास हो रहा है, वोल्टेज भी पास हो रहा है, बोथ आर इन सेम पेज। सेम 7 पॉइंट्स आप लोग इंडक्टर के लिए है। अब इंडक्टर आई है, सही है। इंडक्टर पहला वर्ड क्या है? आई। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये उल याद रखना है कि ये हो गया आर एल सी। यहाँ पर करंट और वोल्टेज में कोई आगे पीछे नहीं है। इंडक्टर, इंडक्टर मीन आई, एल को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर। तो ये एल इंडक्टर आई से स्टार्ट होता है, तो ये उल्टा होगा, इसमें वोल्टेज आगे होगा और कैपेसिटर में ये करंट आगे होगा। ये आप लोगों ने इस तरह याद रखना है। अब अगर इंडक्टर में वोल्टेज आगे, इसका मतलब क्या है? इसमें करंट क्या होगा? पीछे होगा। इसमें करंट क्या होगा? पीछे होगा। तो यहाँ पर ग्राफ भी इस तरह आएगा, ये आप लोग देख लें। ये अगर हम लोग ड्रा करते हैं, इसमें ये वोल्टेज का ग्राफ है, तो हमारे पास करंट का ग्राफ क्या होगा? करंट का ग्राफ हमारे पास इस तरह होगा। और ये कितना पीछे है? ये इतना होगा 90 डिग्री। ये 0 से मैक्सिमम में जब आता है इसमें 90 डिग्री लगता है। तो ये जो डिफरेंस है हमारे पास, ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 है, सही है। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, 90 डिग्री पाई बाई 2 है। करंट किस चीज़ के बराबर है? आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस अकर बाय इंडक्टर एस एक्सएल। सो आई इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई एक्सएल। आई इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। ये भी आप लोग देख लें। एंगल क्या है? डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस हमारे पास है 90 डिग्री, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। 90 डिग्री और पाई बाई 2। अब यहाँ पर 90 डिग्री तो डिफरेंस है, लेकिन आगे कौन है? सो यहाँ पर आई इंडक्टर, यहाँ पर वी होगा। ले कौन पीछे है? करंट पीछे है। कितना पीछे है? 90 डिग्री पर। वोल्टेज 90 डिग्री आगे है या करंट 90 डिग्री पीछे है, दोनों बातें सेम है। पावर फैक्टर पी क्या होगा? कास थीटा। सो कास 90 किस चीज़ के बराबर है? कास 90 इज इक्वल टू 0। द पावर फैक्टर पर इंडक्टर इज 0।
पावर क्या होगा, पावर हमारे पास यहाँ पर 0 होगा। अब पावर 0 क्या होगा, ये असल में फार्मूला IRMS VRMS नहीं है। P हमारे पास बराबर है VRMS IRMS, यहाँ पर cos थीटा भी है। तो यहाँ पर cos 90 जब लगाएंगे तो ये सारा टर्म जो है 0 बन जाएगा, तो ये पावर 0 आएगा। अब 0 से 90 में पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया स्टार्ट में, टाइम बाय 4। सही है, तो इसकी डायग्राम ये होगी। अब अगर इस तरह डायग्राम ड्रा करेंगे तो इसमें ये लीडिंग क्वांटिटी होगी, ये लेग होगी। अब अगर इस तरह बनाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि यहाँ पर ये लीड होगी और ये लेग होगी। तो अगर इस तरह बनाएंगे, ये वी है, ये आई है, ये आई है, ये वी है। कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। आई में हमारे पास वी आगे होती है, यहाँ पर कैपेसिटर में करंट आगे होगा। कितना आगे होगा, 90 डिग्री, π/2। सो एंगल के साथ π/2 ऐड करेंगे। और आई किस चीज़ के बराबर होगी, वी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस है XC, तो XC के बजाय हम लोग लिख सकते हैं 1/2 πfc। तो इसको ऊपर लिख ले तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। फेज डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री है, या π/2। पावर फैक्टर cos थीटा, cos 90 इज इक्वल टू 0। पावर क्या है, P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos थीटा, cos 90 है तो ये सब कुछ 0 बन जाएगा। फर्क कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना टाइम में अचीव होता है, T/4। और डायग्राम सेम है, I आगे है, यहाँ पर I आगे। तो ये एक टेबल है, ये आप लोग इसको नोट कर ले, इससे आप लोग की सारे MCQs कवर होंगे। यहाँ पर देख लें, द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन AC थ्रू अ प्योर इंडक्टर 90 एंगल। इंडक्टर में जो है वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है। इन कैपेसिटिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज फेज रिलेशन इज डैश। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में I में V और C में I। यहाँ पर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ये हमारे पास। तो लीडिंग और लेगिंग क्वांटिटी इंपॉर्टेंट। पावर लॉस इन कैपेसिटर क्या है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने बताया। यहाँ पर पावर लॉस कैपेसिटर में, इंडक्टर में 0, कैपेसिटर में 0, और सिर्फ पावर लॉस हमारे पास जो है रेजिस्टर में अगर होती है, बाकी में पावर लॉस क्या होती है, 0। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। VRMS IRMS किस चीज़ में होगा, रजिस्टर में। सही है, तो दिस वाज ऑल अबाउट AC। बाकी RL RC RLC ये जो है इंडिकेट में इंक्लूड नहीं है।